friends, welcome back to Dr. Sassangi's Be Your Own Doctor series. That is a series जिसमें मैं आपको लगातार एजुकेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप मैक्सिमम मेडिकल इलनेस को घर पे अपने परिवार और अपने लिए डायग्नोस कर पाएँ और उनके लिए जो घरेलू ट्रीटमेंट्स हैं उनसे आप बेहतर हो पाए। लगभग 10 में से 6 जो बीमारियाँ आपको पिछले कई सालों में मिली हैं उनमें से 6 यू कैन ट्रीट एट योर होम। होता कि हम मैक्सिमम में डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस को लगातार देखिए और बाकी भी अगर आपने पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो जोड़ों के दर्द और जोड़ों को खराब करने वाली बीमारी उसका नाम है एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, AS, उसको हम एक्सियल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो स्पाइन है हमारी पीछे की वर्टिब्रा उसको ये अफेक्ट करता है। किस उम्र में होता है? ये लगभग आप मान के चलिए कि 20, 25, 30 साल में मेल्स में ज्यादातर पाया जाता है। पेन हल्का सा हो सकता है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है, स्पेशली लोअर बैक में, बटक्स में, सैक्रोइलिएक मतलब पीछे की तरफ आपको हल्का पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, नेक में हो सकती है और कंधों में दर्द आपको हो सकता है। ज्यादातर कुछ केसेस में नीज में और एंकल मतलब नीचे के पैरों में भी दर्द आपको पाया जा सकता है। मोस्टली लोअर बैक का पेन अगर आपको चल रहा है और आप 35 से 45 साल के बीच में हैं और आप नौकरी करते हैं और आपको लगता है लोअर बैक का पेन इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं बैठा हूँ बहुत देर तक, तो ये सही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट में चेंजेस और योगास करने पे आपको इस बीमारी के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट और इसके कॉम्प्लिकेशन से निजात मिल सकता है। As usual, my disclaimer is in medical science, ankylosing spondylitis like rheumatoid arthritis is not curable. Homeopathy therapeutics is a boon for all such disorders जो कि autoimmune है और ankylosing spondylitis भी इसमें one of them है। Ankylosing spondylitis को हम diagnose कैसे करते हैं? एक्सरेज हमें बता देती है कि आपको एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस बीमारी में इतनी तेजी से इन्फ्लेमेशन होता है कि हड्डियों के बढ़ने से जो बीच के डिस्क स्पेस है जो बफर करता है, जो दो हड्डियों के बीच में नरम पार्ट है वो गलने लगता है और हड्डियां आपस में बढ़ के आपस में जुड़ जाती हैं। देन यू हैव अ स्टिफनेस, दैट मीन्स आप अपने गर्दन को अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, आप हंच हल्का से झुकने लगते हैं, आपकी बॉडी स्टिफ होकर झुक जाती है, जो कि मैंने ऊपर दी हुई है। सो AS is a syndrome जिसमें मोर देन जॉइंट का प्रॉब्लम है, इसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट भी है। पेशेंट्स माइल्डली एनेमिक हो सकता है इस बीमारी से। आईज का इन्वॉल्वमेंट है, अलग अलग लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली यूवाइटिस मतलब आंखों की रेडनेस और आंखों की ज्योति डिस्टर्ब होना, विजन डिस्टर्ब होना, डबल विजन बनना, ये कॉमन देखा गया है। और लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये मल्टीपल ऑर्गन्स को, इसके अलावा पेशेंट माइल्डली डिप्रेस और मेलांकोलस फील कर सकता है, इसलिए सिंड्रोमिक पिक्चर हम देखते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि फीमेल्स में इसी सिम्टम्स के साथ पाई जाती है, इवन AS फीमेल्स में भी होती है, लेकिन ज्यादातर इन्फेक्शंस के बाद, वायरल कोल्ड के बाद, जैसे मैंने अपनी वीडियो में इससे पहले दिया हुआ है, दे आर कॉल्ड रिएक्टिव अर्थराइटिस और रीटस और पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, PMR तो स्पेशली फ्लू के बाद ही आपको होती है, स्पेशली फीमेल्स को, जिनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस भी देखे जाते हैं, स्ट्रेस पैटर्न बहुत लेती हैं ऐसी फीमेल्स, उनमें ये पाई जाती है। इसमें भी आपको कंधों में दर्द होगा, लोअर बैक में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, तलवों में दर्द होगा और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी थकने लगती है, आप फटीग फील करती है, हाईली कमजोर होते हैं, आप चलना मुश्किल हो जाता है आपको। ये इन्फेक्शन हुआ इसके बाद शरीर में दर्द चले जा रहा है आपको और हड्डियां आपकी सूज रही जगह जगह, तो इट्स अ केस ऑफ PMR। फाइब्रोमाइल्जिया भी लगभग ऐसी है, फीमेल्स में ज्यादातर पाई जाती है, मेल्स में भी पाई जाती है, उसमें भी ये सेम पिक्चर है। सो फ्रेंड्स ये तीनों ही कंडीशंस में और आर्थराइटिस में भी ये दवाइयों के कॉम्बिनेशन आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स 2 लाइन ऑफ एक्शन है। सो नाउ हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव AS यंग पीपल में होता है, लेकिन 45-55 में सबसे कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि यंग एज में आपको पता नहीं चला, आपने पेन किलर लेकर ठीक किया, लेकिन अचानक अगर आपको लोअर बैक में पेन शुरू हो गया, स्टिफनेस शुरू हो गया और हफ्ते में 1-2 दिन बिल्कुल तकलीफ बढ़ जा रही है, इवन आराम करने से आपको तकलीफ नहीं ठीक हो रही है, सुबह ये पेन के साथ आप उठते हैं, स्टिफनेस के साथ उठते हैं और धीरे धीरे करके दिन भर में थोड़ा कम हो जाता है और आपको ये लगातार हो रहा है, तो ये AS के लक्षण है। इसके लिए हमें आपकी एक्सरे करना आवश्यक है। बहुत से केसेस में एक्सरेज नेगेटिव होने के बावजूद भी आपको AS हो सकता है। MRIs बता देती हैं कि आपके जॉइंट्स किस तरीके से बड़े हुए हैं, किस तरीके से वो फ्यूज हो गए आपस में, तो इस तरीके से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं जो कि इस बीमारी के ट्रीटमेंट और इस बीमारी की गंभीरता और इस बीमारी में के कारण क्या उनको ठीक करने के, वो फिजियोलॉजिकल बायोमार्कर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें नंबर 1 इज विटामिन D, B12, देन CRP इज टू बी असेस्ड, पेशेंट को सूजन कितनी है, ESR विल हेल्प यू आउट,
जनरल ब्लड पिक्चर्स के लिए सीबीसी इंपॉर्टेंट है, लिवर फंक्शंस देखना इंपॉर्टेंट है, थायराइड के फंक्शंस देखना इंपॉर्टेंट है। ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए एएनसी और एएनए दोनों टेस्ट किए जा सकते हैं कि कोई और एसोसिएटेड डिसऑर्डर तो नहीं है। HLA-B27 कॉमनली ये पॉजिटिव पाया जाता है मोस्ट ऑफ द यूरोपियन बैकग्राउंड्स में, लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी आपके एक्सरेज बता देते हैं कि एएस है। एएस होना को पता करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स एएस नॉर्मल बॉडी का पेन नहीं जो हम लोग सबको होता है थकने पे और एज के साथ, ये पेन के साथ स्टिफनेस और मसल्स और जो बोन्स है उनका लिगामेंट्स खराब होने लगते हैं। अगर उसको हम समय पर पकड़ ले तो उसको रोका जा सकता है, तो इसलिए इसकी डायग्नोसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट वी शुड डू, देखिए लाइन ऑफ एक्शन से, क्योंकि कोई रीजन नहीं देखा गया है कि जीन्स या परिवार में ऐसा देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में कोई को है तो आपको भी होगा, या आपको हो गया आपके परिवार में किसी को होता है। नो जीन्स, नो फेमिलायर डिस्पोजिशंस, ऑटोइम्यून माना गया, कोई लाइन ऑफ एक्शंस नहीं है, कोई रीजंस नहीं पता है इसकी, मेडिकल साइंस इसको इनक्योरेबल मानती है। लेकिन हाँ, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स दिए जा सकते हैं इस बीमारी की स्टिफनेस पेन को कम करने के लिए। एलोपैथिक पद्धति में बहुत सारी लेटेस्ट दवाइयां हैं, लेकिन ये पेन को कम करने की दवाइयां, सूजन को कम करने की दवाइयां, बीमारियां नहीं रुकती हैं। तो ये पेन किलर्स, जैक इनहिबिटर्स, बायोलॉजिक्स आपकी हेल्प करते हैं। स्टेरॉइड्स के साथ डॉक्टर इनको मैनेज करता है। DMARDs कहते हैं इनको, डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटाइड ड्रग एजेंट्स कहते हैं। ये तो डॉक्टर एंटी इन्फ्लामेटरी देकर इनको मैनेज करते हैं, लेकिन इनके कोलेट्रल डैमेज और इनके साइड इफेक्ट्स के कारण पेशेंट्स बहुत दिनों तक इनको नहीं ले सकता है। सो नाउ व्हाट इज एट योर रेस्क्यू, किस चीज से आप बच सकते हैं, कैसे आप ठीक होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि पेशेंट कुछ अच्छी होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के साथ, जो कि आपको निरंतर कुछ महीनों से साल तक लेना होगा, और इसके अलावा अच्छी डाइट और प्राणासन से कुछ यम और कुछ नियम के साथ आप अपने को बेहतर कर सकते हैं, ये मैं श्योर हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, किस स्टेज पे आपको ट्रीट करना चाहिए, देखिए 1, 2, 3 इसकी भी स्टेजिंग है। तो पहली स्टेज में हल्का पेन होता है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि आपके कोई भी जॉइंट्स फ्यूज हुए हैं, तो भाई स्टेज 1 इज वन ऑफ द बेस्ट रेसिपिएंट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। नंबर 2 इज स्टेज 2, जिसमें कि आइज का इन्वॉल्वमेंट, लंग का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी में लंग, आइज, हार्ट इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टेज 3 में आप स्टिफ हो चुके हैं, बॉडी बहुत मूव नहीं कर सकती है, आपको ज़्यादातर सर्जिकल रिहेबिलिटेशन लेना पड़ेगा, लेकिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन में भी आ सकते हैं। इसमें भी आपको कारगर मेडिसिन पैलिएटिव के रूप में हेल्प करेगी, बीमारी को कुछ हद तक मैनेज करेगी और सेफ रहती है होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इनके कोई भी लॉन्ग टर्म कोलेटरल डैमेजेस नहीं होते हैं। नो फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको अपनी डाइट में चेंजेस करनी चाहिए, देखिए अल्कलाइन डाइट मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा नॉनवेज डाइट्स को अवॉइड करवाता हूँ। पेशेंट को प्राणासन और श्वास के ऊपर वर्क करती है योगा, उनको रिकमेंड करता हूँ। इवन वृक्षासन और बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता हूँ। कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता हूँ, जैसे बैलून इन्फ्लेटिंग में रिकमेंड करता हूँ दिन में 5 बार। और ब्रिज एक्सरसाइज जो मैंने ऊपर आपको पिक्स दी हुई है, ब्रिज में आप अपने लोअर बैक को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, और इसमें ही अगर आप देखेंगे तो अर्ध स्वान आसन और स्वान आसन में भी आप ये मुद्राएं देख सकते हैं। अपनी लिमिट के हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। भ्रस्त्रिका, कपालभाति भी कर सकते हैं, क्योंकि एंक्लोजिनस स्पॉन्डिलाइटिस की दूसरी तीसरी स्टेज में ये रिब्स को, फ्लोटिंग रिब्स को, इनको भी इफेक्ट करती है, तो सांस लेना तक दिक्कत होने लगती है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, ऐसी अवस्था ना बने, इसलिए आप इन मेडिसिन को जरूर लें। होम्योपैथिक मेडिकेशंस को आप नोट कर लें। डाइल्यूशन में रस्टक्स, कालमिया लैटिफोलिया, सीपिया, कैल्केरिया कार्प, हेमामिलिस वर्जिनिका, बेलिस पर्ड, कुछ केसेस में बायोकेमिक 5-फॉस टॉनिक्स जो कि आपको मार्केट में मिल सकती हैं, और 5-फॉस के रूप में मैकफॉस, नेट्रम्यूर, कालीफॉस, फेरमफॉस एंड कैल्केरिया फॉस, इन पांचों को आप 6-6 गोली गर्म पानी में डाल के सुबह शाम 3-4 महीने तक लगातार लें। अगर आपको आराम मिलता है तो कंटिन्यू करते रहें। इवन कैल्केरिया फ्लोर भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मदर टिंक्चर्स में बेरबेरिस वल्गारिस, क्वाइकम को कुछ ड्रॉप्स लीजिए, और इसके अलावा आप थूजा मदर टिंक्चर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन से, बल्कि कॉमन ड्रग्स से आप ले सकते हैं। नॉर्मल मेडिसिन में आप अर्निका मॉन्टेना, जो कि क्लिनिकल सिमिलिमम पे आप ले सकते हैं, उसको भी ऐड करिए मेडिसिन में। होम्योपैथी मेडिसिन तो इंडिविजुअल केस इवैल्यूएशन और इंडिविजुअल लाइन ऑफ एक्शंस पे ही हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ एक्शंस जो होम्योपैथी थेरापेटिक्स का है, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजिकल सिमिलिमम। तो मैं उनके सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो आपका केस काफ़ी बेहतर सुलझ सकता है। मदर टिंक्चर्स में कुछ मसाज ऑयल्स आते हैं, जो रुमा ऑयल्स के रूप में आपको होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएंगे। उनका भी आप दिन में 2-3 बार हल्के हाथों से उन एरियाज में मसाज कर सकते हैं। मसाजिंग ज़्यादातर रुमेटॉइड अर्थराइटिस और DOA में या नॉर्मल अर्थराइटिस में, जो एज के साथ होती है, उसमें ज़्यादा कारगर होती है।
सो फ्रेंड्स, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इससे जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं इनके लिए ये थेरापेटिक्स मैंने बताया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक केस में बायोमार्किंग करना जरूरी है। विटामिन डी, B12, लिवर फंक्शंस के जीपीटी, जीओटी एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑस्टियोपोरोटिक प्रोसेस। और इसके अलावा सीआरपी, अगर सूजन है तो भाई सूजन कम हो रही है कि नहीं ट्रीटमेंट के बाद, उसको लगातार 3 महीने में ग्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई सेकेंडरी सिकनेस है जैसे थायराइड है तो थायराइड को चेक करना जरूरी है। डायबिटीज है तो डायबिटीज का ऑप्टिमम कंट्रोल होना जरूरी है। विटामिन डी कम है तो उसको ठीक करना जरूरी है। अगर 10 के नीचे तो डेफिनेटली आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। B12 को देखते हैं हम, फोलिक एसिड्स को देखते हैं। अगर आप हल्के से एनेमिक है तो उसको सप्लीमेंट करना जरूरी है। इस ढंग से ये बायोमार्कर्स इंपॉर्टेंट है और एक्सरेज, ये इमेजिंग बायोमार्कर्स में एक्सरेज इंपॉर्टेंट है और एमआरआई इंपॉर्टेंट है। इससे पता चल जाता है कि आप किस स्टेज में मेरे पास आए। लेकिन बीमारियों को समझना, पहचानना और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और किस तरीके से आप एजुकेट होकर डॉक्टर से मिलें और बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट उनसे आप डिमांड करें या उनसे आप डिस्कस करके अपने ट्रीटमेंट को लें, क्योंकि शरीर बहुकीमती है, आपको पहली बार मिला है और आखिरी बार मिला है। तो आप अपने शरीर के लिए बीमारियों को जानना, पढ़ना आपके लिए जरूरी है। आप सब चीज़ों में इतना समय देते हैं, अगर आप बीमारियों के बारे में थोड़ा सा रीड करके समझेंगे तो आप अपने बॉडी को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर्स आर क्वालिफाइड, दे नो हाउ टू ट्रीट, बट इट इज़ योर बॉडी विच रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट, सो यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वांट एंड व्हेन यू शुड हैव कट आउट लिमिट, वाटरशेड कहाँ पे, जहाँ पे आपको दूसरे तरह के ट्रीटमेंट ट्राई करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और आई एम श्योर दैट यू विल लव टू लाइक मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर कोई कमेंट है तो आप जरूर पॉजिटिव कमेंट दें कि मैं और क्या आपके लिए लेकर आऊँ। टेक केयर, डू एक्सरसाइजेस एंड रिमेन फिट। थैंक यू सो मच।